वेलकम बैक है दोस्तों अगेन आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पे। दोस्तों आज हम जैक बोर्ड क्लास 11 के बच्चों के लिए उनका फिजिक्स का मॉडल सेट का सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। आप देख सकते हैं कक्षा 11, ठीक है। फिजिक्स है ये, भौतिकी। आपको एग्जाम में मिलेंगे 1.5 घंटे समय, जो कि 35 मार्क्स का आपका सवाल होगा। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह है कि भाई अब आपके एग्ज़ाम में ना 20 दिन बचे हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा दिन बचा नहीं है और आपका मॉडल सेट भी जारी नहीं हुआ। बट आपको तो प्रैक्टिस करनी है, आपको तो एग्ज़ाम अच्छे से देना है, आपको तो नंबर अच्छे लाने हैं, आपको तो पास होना ही होना है। बट वो कैसे होगा, इसलिए वो मैं करवाऊँगा आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं आ गया हूँ मॉडल सेट लेकर के, और ये ऐसे क्वेश्चंस है जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड है, इस बार भी पूछे जाएंगे, इससे बाहर नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल देखिए क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट। जो हमारा पहला लेसन से पूछ दिया, यूनिट डायमेंशन से सवाल पूछा है कि जो यूनिट का कैरेक्टरिस्टिक बताना है। तो आपको पता है ना, यूनिट के 4 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, 3 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। कि उसको पहला कि वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए, उसको हर जगह मान्यता प्राप्त हो और वो वेरिएबल ना हो, ठीक है। तो क्या है, द यूनिट मस्ट बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड और इट मस्ट बी इनवेरिएबल एंड मतलब इनवेरिएबल मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल ना हो, तो ये भी हो जाएगा हमारा। और क्या, इट मस्ट बी सूटेबल साइज, हाँ इनका साइज भी सूटेबल होना चाहिए और इजीली कन्वर्टेबल भी होना चाहिए, ये सब होता है। तो ए बी सी सारा हमारा ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर चला जाएगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है। ये चला जाएगा हमारा राइट आंसर। एक सेकेंड, हाँ ये ठीक है। चलो थोड़ा सा छोटा कर लूँ। दूसरा सवाल हमसे पूछा है, ये देखो, ये सवाल है हमारा। सवाल है कि द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला आपको बताना है। देखो मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ कैसे निकलता है, ठीक है। इसके लिए हम एक पेज लेंगे, हाँ ये ठीक है। चलो थोड़ा सा छोटा कर लूँ। दूसरा सवाल हमसे पूछा है, ये देखो, ये सवाल है हमारा। सवाल है कि द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला आपको बताना है। देखो मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ कैसे निकलता है, ठीक है। इसके लिए हम एक पेज लेंगे, हम आ गए अपने पेज पर, ठीक है। तो हमसे जो पूछा गया था आज हम चलो उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो हम जानते हैं एफ इज इक्वल्स टू होता है, क्या होता है, एफ इज इक्वल्स टू होता है जी m1 इंटू m2 बट्टे आर स्क्वायर, ठीक है। तो हमसे बेसिकली यहाँ g का वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो g बराबर होता है, देखो मैं बताता हूँ, g बराबर लिख के दिखाता हूँ। तो ये हमारा होता है g के बराबर, ये हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब हमें इस g का ना डायमेंशनल कांस्टेंट बताना है। तो आप यहाँ देखो, यहाँ है फोर्स, F इज इक्वल्स टू मतलब फोर्स और आर स्क्वायर m1 m2, ठीक है। तो आप जानते हो F का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। F का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m(L)T-2। आप ये तो जानते हो, ये हो गया F के लिए, मतलब फोर्स के लिए। R होता है लेंथ, तो इसका तो आर स्क्वायर है, तो L स्क्वायर हो जाएगा L का पावर 2 बट्टे m1 m2 है, तो m1 के लिए m, अगेन m1 के लिए, m2 के लिए अगेन फिर से एक m, ठीक है। तो अब देखो भाई, जो जो कट रहा है हम उसे काट देंगे। तो ये एक m से ये एक m कट रहा है और तो कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ देखो एक L है, ये देखो यहाँ पे एक L है और यहाँ पे एक L2 है, तो ये हो जाएगा L3। तो हमारे पास ये बचा अब L3T-2 अपॉन में m। अब हम इस m को ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा m-1, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा L3T-2। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर जी के लिए हमारा ये हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज़ द सेम डायमेंशन। मतलब आपसे पूछा ना कि किसका किसका डायमेंशन सेम होता है। तो आप ये याद रखें कि ये जो होते हैं ना, मोमेंटम और इम्पल्स, इनका सेम होता है डायमेंशनल फार्मूला। देखो क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, इम्पल्स पहले P बराबर तो होता है मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम, ठीक है, शॉर्ट में मैंने लिख दिया। और जो इम्पल्स होता है, इम्पल्स बराबर होता है
चेंज इन मोमेंटम। तो आप मोमेंटम बोलो या चेंज इन मोमेंटम बोलो सेम ही होगा, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इम्पल्स एंड मोमेंटम। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टॉर्क से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसका अलग होता है स्पेस। हाँ आप ये सोच सकते हो ना इसमें एक चीज़ कि स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट, दोनों हीट है तो उसका डायमेंशन सेम होगा, बट ऐसा नहीं है, आप दोनों के फॉर्मूले में ज़मीन आसमान का फर्क होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम। देखो यहाँ ध्यान से एक चीज़ देखना, को इससे अवेयर रहना है, ठीक है। नॉट द यूनिट ऑफ टाइम, टाइम का यूनिट कौन सा नहीं है। आप जानते होंगे कि सेकेंड, पहला ऑप्शन हमारा है सेकेंड, टाइम का यूनिट होता है, ठीक है। ईयर भी टाइम का ही एक यूनिट होता है, और पार्सेक भी टाइम का यूनिट होता है, बट जो लाइट ईयर है, जो लाइट ईयर होती है ना, ये डिस्टेंस की यूनिट होती है। लाइट ईयर होती है डिस्टेंस की यूनिट, और यही हमसे पूछा है कि कौन सा टाइम का यूनिट नहीं है, तो लाइट ईयर टाइम का यूनिट नहीं है, ये डिस्टेंस का यूनिट है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क। तो भाई आप जानते हो ना टॉर्क, टाउ बराबर होता है एफ क्रॉस आर, ठीक है, ये वेक्टर में होता है। तो एफ मतलब फोर्स के लिए हो जाएगा न्यूटन, ठीक है, और आर के लिए हो जाएगा मीटर, तो न्यूटन मीटर हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन में है हमारा पहला ही ऑप्शन है न्यूटन मीटर, तो न्यूटन मीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर वाला सवाल है द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व गिव्स। आपको पता है, हम खाली जगह पे आ गए, ये ग्राफ है, ठीक है, इधर वेलोसिटी है और इधर टाइम है। अब और जो इसका स्लोप होगा ये क्या बताएगा, तो आप जानते हो ना फॉर्मूले से dv/dt क्या होता है, dv/dt होता है हमारा a मीन्स एक्सेलरेशन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एक्सेलरेशन, जो कि हम ऑप्शन में है, ये देखो ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एक्सेलरेशन, ठीक है। देखो मैं चाहूँगा तो मैं टिक करा के भी जा सकता हूँ, और बहुतों ने टिक करा करके भी गया है, बट वैसे नहीं होता भाई, फिजिक्स वैसे नहीं पढ़ी जाती, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा सवाल है, ये न्यूमेरिकल है, ठीक है, तो न्यूमेरिकल आप पढ़ो। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट 2 सेकेंड, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक पेज लेना पड़े भाई, आ गए हम अपने पेज पर। देखो इनिशियल वेलोसिटी दिया था 20 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ से कोई भी चीज़ को आप ऊपर फेंकोगे, यहाँ देखो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी मान लो ये ग्राउंड है, ग्राउंड से अगर फेंका है तो 20 मीटर पर सेकंड से फेंका, ये ऊपर जाएगा 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 और एक पॉइंट पर आके रुक जाएगा, ठीक है, एक पॉइंट पर ये आके रुक जाएगा, इसलिए यहाँ भी हो गया, फाइनल वेलोसिटी हो गया 0। हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये ग्रेविटी हमेशा नीचे लग रहा है, इसीलिए हमने इसे -10 ले लिया, ठीक है, नीचे लग रहा है, और टी बराबर हमारे दिया 2 सेकेंड में। तो हमें बेसिकली ना एस निकालना है कि एस क्या होगा, तो एस बराबर हम जानते हैं ना, फॉर्मूला पुट कर दो आंसर आ जाएगा। देखो भाई यू हमारा क्या दिया है 20 इंटू टी देखो हमारा 2 प्लस 1/2, ठीक है, एस अब माइनस में मत लेना, ठीक है, और टी हमारा दिया है 2, तो 2 का स्क्वायर, मैंने डायरेक्शन तो सिर्फ हमारे सॉरी माइनस तो सिर्फ डायरेक्शन बताता है, ठीक है। और अब इसे सॉल्व करोगे तो 20 × 2 प्लस क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 60 मीटर, ठीक है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर, बट ये ऑप्शन में है नहीं, तो नॉन ऑफ दीज हम मार देंगे, ठीक है, हमारा ऑप्शन है नहीं तो इसीलिए हम यहाँ नॉन ऑफ दीज मार देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे हमारा सवाल है एक्सेलरेशन इज अ विच टाइप ऑफ क्वांटिटी। तो आपको पता है एक्सेलरेशन में डायरेक्शन होता है, और डायरेक्शन जो होता है वो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, तो यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला सवाल है इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 0 देन व्हाट कैन वी से अबाउट द डिस्टेंस कवर्ड। देखो भाई कभी भी ना अगर डिस्प्लेसमेंट 0 होता है तो इसके दो मतलब होते हैं, या तो ऑब्जेक्ट चला ही नहीं, और या तो अगर ऑब्जेक्ट चला है तो वो चल के वापस अपने जगह पे आ गया, ठीक है, तो दो मतलब होता है, या तो वो चला ही नहीं मतलब डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0, और मे भी हो सकता है वो घूर के आ गया होगा अपनी जगह, तो इट मे और मे नॉट बी 0, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 कार्स A and B are moving with velocities 100 km/h and 60 km/h. What is the relative velocity of car A with respect to car B if both are moving along same straight line in same direction, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें ज़रूरत होगी एक पेज की, तो चलते हैं हम पेज पर। आगे अपने पेज पर देखो
वेलोसिटी ऑफ ए कार ए है, ड्राइंग थोड़ी सी खराब है, कोई बात नहीं। इसका वेलोसिटी दिया था हमें 100 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ बी कार की दी थी हमें 40 किलोमीटर पर आवर। तो हमसे पूछा था ना वेलोसिटी ऑफ ए बताइए विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। और कहते ना दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे थे। तो आपको पता है ना कि कैसे हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। यही हो जाएगा हमारा आंसर। किसके, ए का वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में जब सेम डायरेक्शन में होगा तो हम माइनस करेंगे। तो बी ए माइनस बी बी क्या हो जाएगा हमारा 100 माइनस 40। तो 100 माइनस 40 कितना होता है हमारा 60। तो 60 किलोमीटर पर आवर हमारा हो जाएगा राइट आंसर। ये क्या है, ये है वेलोसिटी ऑफ ए है विद रिस्पेक्ट टू बी। आंसर क्या 10 नंबर क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर क्या है 40 किलोमीटर, 40 बोला सॉरी 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अब यहाँ देखो ऑप्शन में तो 60 है नहीं, 40 है, 160 है, 125। अगेन इसका आंसर जाएगा नॉन ऑफ दिस, ठीक है, क्योंकि 100 माइनस 40 करोगे, एक सेकेंड सॉरी, देखो मैंने वहाँ गलती से 40 ले लिया था। यहाँ ना एक सेकेंड, यहाँ देखो 60 है और यहाँ 100 है। तो अब जब आप 100 में से 60 घटाओगे तो 40 आएगा। तो 40 हमारा हो जाएगा राइट आंसर। सॉरी वहाँ पे 40 हो गया था, 40 हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल मैंने बता दिया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा वेलोसिटी, फॉर्मूले से हमारा होता है ds अपॉन dt इज इक्वल्स टू वेलोसिटी v, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर, सिंपल है। एनालॉग ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन, ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये तो भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल चैप्टर पढ़ना शुरू करोगे तो आपको बताया जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखो क्वेश्चन है 2 बुलेट्स, ये तो हर साल ही पूछ लिया जाता है। 2 बुलेट्स आर फायर्ड साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ 2 बुलेट्स को फायर किया गया हॉरिजॉन्टली एंड विथ डिफरेंट स्पीड्स फ्रॉम द सेम प्लेस, विच बुलेट विल हिट द फर्स्ट। आप याद रखो ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं, कोई भी 2 बुलेट को फेंका जाए, 2 पत्थर को फेंका जाए, हाथी चींटी को फेंका जाए, या फिर रुई और पत्थर को फेंका जाए, गिराया जाए, तो हमेशा एक ही टाइम पर गिरेंगे, ठीक है। तो बोथ विल रीच साइमल्टेनियसली, एक साथ दोनों गिर जाएगा। ये बात होती है वैक्यूम की। धरती पे ऐसा नहीं होता क्योंकि धरती पे एयर रेसिस्टेंस लगता है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन है, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन बिटवीन द 2 वेक्टर्स कैन डील अ वेक्टर परपेंडिकुलर आइदर ऑफ देम। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई वो ना डॉट प्रोडक्ट में होता है हमेशा ऐसा, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट। चलो 15 नंबर सवाल है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया डज नॉट डिपेंड ऑन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पर डिपेंड नहीं करता है भाई, मास पे डिपेंड करता है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पे भी डिपेंड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे भी डिपेंड करता है, और ये एंगुलर वेलोसिटी पे बट डिपेंड नहीं करता। तो ये होगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। 16 नंबर सवाल है, अरे ये भी तो हर साल पूछ लिया जाता है। मैक्सिमम रेंज के लिए कितना एंगल होना चाहिए। तो आप याद रखें हमेशा मैक्सिमम रेंज के लिए हमारा 45 डिग्री ही होता है। और विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट इन प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा 18 नंबर, व्हेन अ बस सडन टेक अ टर्न द पैसेंजर आर थ्रोन आउटवर्ड बिकॉज। कभी भी अगर आप अपने नोटिस किया होगा, अगर आप बस में ट्रैवल कर रहे हो या फिर बाइक पे ट्रैवल कर रहे हो, और अगर आपने अचानक डायरेक्शन मोड़नी है ना, तो आप ना थोड़ा सा आप पे फोर्स लगता है और आप बैकवर्ड की तरफ झुक जाते हो। तो ये होता है ना भाई, बेसिकली ये होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से, ठीक है। तो ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से होती, बट अनफॉर्चुनेटली जो बात है ना कि इसमें ना वो ऑप्शन ही नहीं दिया गया है, ठीक है। तो एक सेकंड पहले आप ये देख लो, बोथ बी एंड सी, तो ये सबसे वाहियात ऑप्शन है, तो आप इसे काट दोगे। जब तक आपको आप यहाँ पे 5वां एक ऑप्शन रख लो जिसका नाम हो जाएगा इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। अगला सवाल, अ पर्सन सिटिंग इन एन ओपन कार मूविंग विथ ए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी थ्रू अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड इनटू द एयर, ठीक है। तो द बॉल विल, तो देखो अगर आपने नोटिस किया हो, अगर मान लो कि अगर आप खुद, मैं अभी आपको प्रैक्टिकली समझा देता हूँ। मान लो आप ट्रेन में बैठे हो, चाहे बाइक पे बैठे हो, और आपके हाथ में एक बॉल है, गेंदा, ठीक है, और अगर आप उसे फेंकोगे ऊपर तो आके आपके हाथ में ही गिर जाएगी। ऐसे तो नहीं पीछे गिरेगी और आगे गिरेगी, तो कहाँ गिरेगी वही पूछा है हमसे, तो एग्जैक्टली इन द हैंड,
ठीक है, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। एग्जैक्टली इन द हैंड विच थ्रू इट अप, जिसने उसे ऊपर फेंका था। अगला सवाल है 20 नंबर, बहुत इजी सवाल है भाई। देखो क्या है सवाल। अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg, द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी। हमें इसके लिए पेज की जरूरत पड़ेगी, तो चलो चलते हैं पेज पे। यही हमारा क्वेश्चन। तो 5 न्यूटन फोर्स हमें दिया गया है और ये एक मास है जिसका 1 kg है। हमसे पूछा था इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो आप एक बात जानो, फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन बराबर बता सकते हैं फोर्स अपॉन में मास। तो फोर्स कितना लगाया भाई हमने, 5 न्यूटन। ठीक है, मास कितना है 1, तो ये आ गया 5। और एक्सेलरेशन है तो इसकी यूनिट लगा देंगे हम लोग मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 21 नंबर हमारा सवाल का है, कहता है हमसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। तो आप जानते हैं इसे कहते हैं हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका हम लोग के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन। चलो 22 नंबर देख रहे हो आप, बहुत ही सवाल है। 22 नंबर हमारा सवाल है जो हमसे पूछा है When a torque acting on a system is zero, then which of the following should not change। आप हमेशा याद रखें, कभी भी अगर किसी बॉडी पर जो टॉर्क होती है अगर वो ज़ीरो होता है ना, तो जो उसका एंगुलर मोमेंटम होता है ये हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो आप ये से याद रखेंगे। और अगेन हमारा एक सवाल है, न्यूमेरिकल आ गया। ठीक है, ये देखो, अ हैमर ऑफ अ मास 300 ग्राम मूविंग 40 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स अ नेल, then hammer in very short period of time, the force of nail on the hammer is। तो फोर्स हमसे बोल रहा है निकालने के लिए। तो चलो इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक सीट की जरूरत पड़ेगी। तो चलते अपने पेज पर। तो ये भाई हम आ गए अपने पेज पर। इसे मैंने प्रैक्टिकली समझाने के लिए ड्राइंग बनाने की कोशिश किया है। ठीक है, मानता हूँ खराब है बट ठीक है, जो अभी यही है। तो वो हमसे बोला गया था कि मास है हमारा 300 ग्राम हैमर का। तो आप यहाँ देख रहे हो 300 ग्राम लिख दिया है। टाइम हमसे बोला था 0.02 सेकेंड। एक ऐसा दीवार में है, ये है नेल। ठीक है, इसी पे ये मार रहा है। हमसे पूछा गया फोर्स। ठीक है, तो चलो फोर्स निकालते हैं। तो आप जानते हो फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू होता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से डेल्टा P बाई टी। वही यहाँ पे डेल्टा टी होता है। ठीक है, तो बस चलो बैठा देते हैं और सॉल्व करते हैं। तो इस P को आप क्या लिख सकते हैं, P को आप लिख सकते हैं M V माइनस यू। ठीक है, बाय टी, ये आप लिख सकते हो इसे। ठीक है, चलो तो बस वैल्यू बैठा दो। मास कितना है इसका 300 ग्राम। तो 300 ग्राम था, तो इसे हमें केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया है। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, फाइनल वेलोसिटी हो गई 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 40 मीटर पर सेकेंड। तो मैं लिख देंगे 40। ठीक है, टी कितना दिया हमारा 0.02 सेकेंड। ठीक है, तो अब हम इस पॉइंट को उड़ाएंगे तो यहाँ पे हमारा बैठ जाएगा 100। बस इसे सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे, लिख दिए अपॉन में यहाँ 2 बच गया 2। तो यहाँ पे जब इसे गुना करोगे तो 400 इंटू 3 तो ये हो जाएगा आपका -1200 अपॉन में 2। तो ये आपका लास्ट में कट किया जाएगा 600 न्यूटन। माइनस का साइन सिर्फ यहाँ पे, ये जो माइनस है ये सिर्फ आपको डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, 3 नंबर जो हमारा सवाल था, ये जो हमारा सवाल था, इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 600। देखो यार 1200 मत लगा देना गलती से भी। ठीक है, चलो 24 नंबर सवाल है। ये भी कैलकुलेटिव हमारा न्यूमेरिकल है, इसे भी सॉल्व करेंगे हम। A bullet of mass 40 gram is fired from a gun of mass 8 kg with a velocity of 800 meter per second. Then calculate recoil velocity of gun। चलो तो इसके लिए हमें सीट की जरूरत पड़ेगी, तो चलते हैं हम सीट पर। ठीक है, तो देखो भाई आ गए अपने शीट पर। आपको समझाने के लिए मैंने ड्राइंग बनाया है। देखो ये गन है, खैर गन जैसा तो लग नहीं रहा। तो इसका मास हमें दिया था 8 kg। इसने बुलेट फायर की, मास जिस बुलेट का मास था 40 ग्राम और जो बुलेट निकली 800 मीटर पर सेकंड से, तो जो पीछे ये झटका मारे रिकॉइल हुई, तो ये कितने वेलोसिटी से रिकॉइल होगी।
देखो एक तो दो तरीका है, मैं सिर्फ लंबे फॉर्मूले से आपको बता दूं और दूसरा तरीका कि मैं इसे आपको शॉर्ट फॉर्मूले से बता दूं। तो मैं पसंद करूंगा मैं इसको आपको शॉर्ट फॉर्मूले से बता देता हूँ और एग्जाम में आएगा तो आप ऐसे ही बनाएंगे। तो देखो हम लिखेंगे M1V1 बराबर M1U1, ठीक है। ये यहाँ पे 1 होगा छोटी का। तो ये बेसिकली ये जो मैंने लिखा है, ये लिखा है मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो जो M1 है बड़ा मास ये गन के लिए, तो ये कितना है 8 kg, ठीक है। V1 निकालना है इज इक्वल्स टू ये जो M1 है ये बुलेट का मास, तो ये 40 ग्राम था, तो इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे 1000 से डिवाइड करके kg में, ठीक है। उसके बाद U1 कितना निकला 800 मीटर पर सेकंड। तो 0 से 0 हम काट लेंगे, सॉरी 8 कट गया, 0 से 0 हम काट लेंगे, तो 0 से 0 कट गया, एक 0 से यहाँ पे, एक 0 यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है। तो ये V1 ये हमारा बच गया 8V1 इज इक्वल्स टू 8 चौका 32, तो 8 से कट जाएगा, तो V1 इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा, V1 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 32/8 4, तो 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ये जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा 25 का नहीं 24 का ऑप्शन नंबर डी, दैट इज -4 मीटर पर सेकेंड। माइनस इसलिए माइनस उसकी बैकवर्ड डायरेक्शन को बताएगा, ठीक है। और यहाँ देखो फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेटिंग, क्वेश्चन नंबर 25, फोर्स रिक्वायर्ड इन एक्सेलरेटिंग 3 kg मास एट 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 4 kg मास एट 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विल बी। तो देखो अगर आप केस 1 में देखोगे, मैं इसे यहीं पे बता देता हूँ, कोई बुक पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर केस 1 में देखोगे तो F1 हमारा कितना लगेगा, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, मास हो गया हमारा 3, ठीक है, और एक्सेलरेशन हो गया हमारा 5, तो ये हमारा कितना हो गया 15, ठीक है। तो पहले केस हमारे पास आया 15, और F2 को अगर आप देखोगे तो F2 के केस में मास है 4 kg और हमें उसे एक्सेलरेट करना है 4 से, तो जगह 16, तो मतलब बी केस में ज़्यादा फोर्स लग रहा है, ठीक है। ग्रेटर फॉर 4 kg मास है ना, यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ग्रेटर फॉर 4 kg मास एट 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 26 नंबर हमारा सवाल है, ये देखो 26 नंबर हमारा सवाल है, द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन अ बॉडी अंडर गोइंग सर्कुलर मोशन इज, बेसिकली आपसे देखो सेंट्रीपिटल फोर्स का ना आपसे ये पूछा है फॉर्मूला। तो आप जानते हो ना, अगर कोई सर्कल है, ये अगर एक सर्कल है, ठीक है, और इसमें सेंटर की ओर यहाँ मान लो ये अगर इसका सेंटर है, तो इसके अंदर एक फोर्स लगता है और वो फोर्स के वैल्यू होता है, एक सेकेंड, वो फोर्स का वैल्यू क्या होता है, फोर्स बराबर होता है mv²/r, ऑप्शन नंबर ए में, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए mv²/r, ठीक है। 27 नंबर हमारा क्वेश्चन है, ये भी एक हमारा न्यूमेरिकल है। 2 ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर मूविंग विथ सेम मोमेंटम, मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी इज ग्रेटर देन मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हायर काइनेटिक एनर्जी। तो इसके लिए हमें शीट की आवश्यकता, पेपर की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम अपने सीट पे चलते हैं, अपने सीट की ओर। यहाँ देखो एक ऑब्जेक्ट है ए और एक ऑब्जेक्ट है बी, इसका मोमेंटम है P1 और इसका मोमेंटम है P2, और हमें एक और बात बताई गई है जो कि बुक में P1 बराबर P2 है, ठीक है, ये बात बताई गई है। तो अब हमने इससे बताना काइनेटिक एनर्जी किसका ज़्यादा होगा। तो आप एक बात ये जानो, जब P1 बराबर P2 हो जाएगा और इसमें बताया गया है, तब देखो P बराबर क्या हो गया mv, ठीक है, और P हमारा कर दिया है कांस्टेंट, तो ये हो गया हमारा कांस्टेंट, तो mv बराबर हो गया हमारा कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट ये हो गया, क्योंकि P1 P2 बराबर दिया, यहाँ से P1 P2 बराबर हो गया, तो ये हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो इससे हमारा जो मास है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वेलोसिटी के, ठीक है, मास हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा वेलोसिटी के। अब आप यहाँ पे एक बात देखें कि जो मास है बी का अगर मास ज़्यादा है तो बी का वेलोसिटी कम होगा, वी भी आपका कम हो जाएगा। अब ये एक बात समझ गए, जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसका वेलोसिटी कम होगा, तो एम बी ज़्यादा है, ठीक है, मास ऑफ बी ज़्यादा है तो वेलोसिटी ऑफ बी कम हो जाएगा, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ बी कम हो जाएगा। और अब हमसे पूछा है काइनेटिक एनर्जी के बारे में, तो आप एक बात जानते हैं,
काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। ठीक है, तो जब ये b का वेलोसिटी कम है तो b का काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो b का काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा, और b का काइनेटिक एनर्जी कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी a का ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए। तो ये है इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम देखेंगे कि किस में b का कम बताया है और a का ज़्यादा बताया, तो वो होगा हमारा राइट आंसर। तो हमारा पूछा इसमें हमारा आंसर आया था कि b का काइनेटिक एनर्जी कम होगा, a का काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा। तो यहाँ है विच ऑफ द ऑब्जेक्ट विल हैव हायर काइनेटिक एनर्जी, तो a का ज़्यादा होगा, तो ऑब्जेक्ट a, ये हो गया राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए में ऑब्जेक्ट ए का मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया है कि कैसे ज़्यादा होगा। ठीक है, 28 नंबर का क्वेश्चन है, एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कर्व रिप्रेजेंट। एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व में क्या रिप्रेजेंट होता है? तो ये हमारा होता है वर्क। ठीक है, तो वर्क हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल हमारा है 9 नंबर है, व्हाट इज़ द एवरेज पावर रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ मास ऑफ 100 kg टू अ हाइट ऑफ 50 मीटर इन 50 सेकेंड। तो इसके लिए भी हमें सीट की जरूरत। तो दोस्तों हम आ गए सीट पे, आ गए अपने पेपर पे। तो देखो हमसे यहाँ पूछा गया ना कि एवरेज पावर कितना लगेगा। ठीक है, तो एक एवरेज पावर का जो आप फॉर्मूला जानते हो, P इज इक्वल टू होता है mgh/T। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये गलत हो गया थोड़ा सा। ठीक है, तो आप यहाँ बस वैल्यू पुट कर दो। मास कितना दिया हमें? मास दिया हमें 1000 kg। ठीक है, 1000 kg। जी को हम लोग ले लेंगे 9.8 और एच को ले लेंगे जो हमारा एच दिया 50 मीटर। ठीक है, और फिर हम उसे डिवाइड कर देंगे किससे? टाइम से। और हमारा टाइम कितना दिया हुआ था? टाइम हमारा दिया हुआ था 50 सेकेंड। तो ये 50 से ये 50 कट जाएगा, और आप जब इसको गुना करोगे तो एट द एंड आपको आंसर में मिलेगा 980। ठीक है, और वॉट पावर है तो पावर का यूनिट होता है वॉट, तो वॉट हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ये है इसका सॉल्यूशन। ठीक है, चलो हमने आंसर क्या लाया? एवरेज पावर का हमने आंसर लाया 980 वॉट, तो ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 30 नंबर हमारा सवाल है कि अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन रॉड मास m एंड लेंथ l अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रॉड एट द पॉइंट। एक जो इसका बोल रहा है ना कि जो एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली हमसे पूछा है थिन रॉड का, जिसका मास m है, लेंथ l है, और किधर से पूछा है? तो एक्सिस परपेंडिकुलर टू रॉड। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ml²/12। ठीक है, चलो ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ 31 नंबर सवाल, ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ 5 न्यूटन फोर्स एन ऑब्जेक्ट मूव्स 10 मीटर अलॉन्ग इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो व्हाट अमाउंट ऑफ वर्क डन इज। तो हमसे बेसिकली पूछा वर्क डन कितना हुआ। ठीक है, तो मैं इसके लिए शीट पे नहीं जाऊंगा, मैं इस पे यहीं पे कर देता हूँ। ठीक है, देखो हम पहले पता है ना, वर्क का फॉर्मूला होता है F/s cos थीटा। ठीक है, तो ये होता है फोर्स कितना लगाया हमने? 5 न्यूटन। ठीक है, इंटू ऑब्जेक्ट कितना चला है? 10, और परपेंडिकुलर गया है तो ये हो जाएगा cos 90। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा cos 90 हो जाएगा। अब cos 90 का वैल्यू होता है 0, तो ये पूरा जो हो जाएगा 0। ठीक है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करोगे कुछ को भी तो 0 ही आएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0 जूल। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलो 32 नंबर सवाल है, द वर्क परफॉर्म ऑन एन ऑब्जेक्ट डू नॉट डिपेंड्स अपॉन। तो फिर से मैं आपको बता दूं, वर्क का फॉर्मूला होता है F/s cos थीटा, F/s cos थीटा। ठीक है, तो देखो डिस्प्लेसमेंट, ये तो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, फोर्स पे डिपेंड करता है, और cos थीटा एंगल पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन डिपेंड किस पे नहीं करता है? ये इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट मुझे हमारा राइट आंसर। 33 नंबर का सवाल है, द वर्क डन बाय ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये तो हमारा भाई वर्क पावर एनर्जी थ्योरम ही है। ठीक है, सारे लॉ का पापा है यही, वर्क पावर एनर्जी। ये जो थ्योरम है, ठीक है, तो यही हो जाएगा हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आंसर राइट आंसर। लास्ट सवाल है हमारा,
द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी, जो द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी, अब पता पूछा मैं ना, जो सेंटर ऑफ मास हो कहाँ लाई करता है, तो ऑलवेज लाई इन द जियोमेट्रिक सेंटर, ऐसा बात नहीं। इसका मतलब कहता है कि हमेशा सेंटर पे लाई करेगा। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है, एक सेकेंड सॉरी, अगर कोई ऑब्जेक्ट है ऐसा जो यूनिफॉर्मली मोटा है तो इसका तो सेंटर पे ही होगा। लेकिन मान लो कोई ऑब्जेक्ट अगर ऐसा रहे, ठीक है ना, तो इसका ना जिधर मास ज़्यादा है इधर सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा, कहीं यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन हमारा इससे गलत हो गया, ठीक है, पहला ऑप्शन हो गया हमारा इससे गलत, ठीक है। दूसरा, ऑलवेज लाई इन साइड द बॉडी, ऐसा नहीं है भाई, हमेशा बॉडी में लाई नहीं करता है, कभी कभी बॉडी के बाहर, जैसे रिंग अगर चूड़ी होगा ना तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ बीच में होगा, बीच में, ठीक है। और क्या बोला है, ऑलवेज लाई आउटसाइड द बॉडी, तो ऐसा भी नहीं है। जैसे चूड़ी में ऐसा केस होता है, चूड़ी के केस में ऐसा होता है कि बॉडी के आउटसाइड होता है, लेकिन अगर आप कोई डिस्क ले लोगे, डिस्क गोल कुछ ऐसा, चाहे अपना कॉपी ही ले लोगे ना, तो उसमें बीच में सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर लाई कर जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा कभी अंदर कभी बाहर, मे लाई इन विद इन और मे लाई आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ठीक है भाई। तो ये था आज आपका क्लास 11 का मॉडल सेट का सॉल्यूशन। मैंने बहुत अच्छे से हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करने का अपने तरफ से पूरा कोशिश किया है। मैं आशा करता हूं कि आपको हर एक सॉल्यूशन समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। अब मैं चाहता हूं आपसे अलविदा, बट हाँ, जाने से पहले एक बात बोलना चाहूँगा यार, कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलेगी, हर एक चीज़ का सॉल्यूशन मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। और आप सब्सक्राइब करोगे तो इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और मुझे इससे आपके एक एक सब्सक्राइबर से मोटिवेशन मिलती है। मिलता हूँ आपसे अगले मॉडल सेट के सॉल्यूशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, ज़िंदगी में उतारते रहिए। लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।